नमस्कार। इस वक्त पूरे देश में आर्यन खान ड्रग्स केस की चर्चा है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो सबसे बड़ा अफसर इस केस की जांच कर रहा है, आज खुद उसी अफसर की जांच हो गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंच गए हैं। आर्यन खान के केस के जिस गवाह की गवाही पर टिका था, वो गवाह पलट गया। उसने इल्जाम लगा दिया कि अगर 25 करोड़ में डील हो जाती तो मामला रफा दफा कर दिया जाता। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर पर्सनल अटैक भी हुए। दावा किया गया कि समीर वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिजर्वेशन का फायदा लिया। मुंबई पुलिस ने उस गवाह को सुरक्षा दे दी जिसने इस केस में करोड़ों की वसूली का इल्जाम लगाया। समीर वानखेड़े का नाम लिया। लेकिन इस केस में दूसरा गवाह, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो अब तक फरार है, वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, लेकिन वो महाराष्ट्र के बाहर सरेंडर करेगा क्योंकि उसका कहना है कि उसे महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। लेकिन आज हम आपको इस केस से जुड़े ज्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इंडिया टीवी ने उन सभी किरदारों से बात कर ली, सबको खोज निकाला जो इस केस से किसी ना किसी तरह जुड़े हैं। नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि समीर वानखेड़े का सर्टिफिकेट फर्जी है। हमने समीर वानखेड़े के पिता से बात की, सारे पुराने कागजात देखे। जिस गवाह ने करप्शन के इल्जाम लगाए, एफिडेविट पर लिखकर लगाए, उससे बात की। जो गवाह फरार है, उससे भी बात की। जो अफसर समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच कर रहा है, हमने उनसे भी बात की। समीर वानखेड़े खुद उनसे बात की और समीर वानखेड़े की पत्नी से भी बात की। आप जब इस केस के हर किरदार की बात सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल माजरा है क्या, और जो हो रहा है वो किसी मकसद से हो रहा है। जांच में क्या निकलेगा। आप बता रहे हैं आप ऑफिशियल टूर सर। शुड आई गो? थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये ताजा तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हीं का डिपार्टमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच करेगा उनकी। अच्छा, आपका सर जी, आपका भी सर कुछ तो बोलिए। समीर वानखेड़े साहब कुछ तो बोलिए। 25 करोड़ का एलिगेशन है आप पे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने का एलिगेशन है। डॉक्यूमेंट रिलीज किया, वो देखा आपने? जी सर। जो मेरे फादर की स्टेटमेंट जो हमने प्रेस रिलीज इशू किया, देखा आपने? उसमें सब जवाब है। तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप किरण गोसावी को पहले से जानते थे? कहा जा रहा है कि गोसावी मिलकर बाकी लोगों ने मिलकर ये रेड प्लान की। सर, एलिगेशन में आपका कोई स्टेटमेंट आपने क्लैरिटी दी, लेकिन इंक्वायरी हो रही है सर। लेट मी टॉक। कैसे करूँ कि देख नहीं रहा एक बयान आप जारी करिए, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल आप पर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की बात थी, 18 करोड़ का सेटलमेंट होना था और 8 करोड़ रुपए आपको मिलने थे। ये आरोप आप पर लग रहे हैं और जैसी छवि आपकी रही है, ये काफी एलिगेशन लगातार आ रहे हैं। आपका स्टेटमेंट आ रहे हैं। जी बोलिए। शांत बोलिए। बस विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है, कहीं कुछ एविडेंस कुछ इनिशियली मिला है, तभी ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। जो है हेडक्वार्टर या जो कोई भी, हम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपका यहाँ जो वेदिक है, करोड़ की बात जो कहेगी उस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मैं उसका पूरा खंडन सर, अभी क्या ऑफिशियल मूवमेंट समन करा गया है या फिर आप पर्सनल विजिट से आए हैं या बताया जा रहा है? मैं कोई दूसरे काम से आया हूँ, कोई समझ नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। Sir, but there is an inquiry that has been formed. The 4-member team will be sent to Bombay tomorrow.
A 4-member team will be sent to Bombay tomorrow. Conducting a fair and justified trial. Absolutely. How strongly do you stand by that? 100%. नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं आपके जो कागजात है आपके डॉक्यूमेंट है वो बयान दे रहे हैं अरे भाई पकड़ो उसको पकड़ो समीर वानखेड़े कह रहे हैं मैं कि हर किस्म की जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं और दिल्ली आने का मकसद भी उन्होंने बताया। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे क्या उनके विभाग ने उनको समन किया है, बुलाया है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं किसी और काम से दिल्ली आया हूं। और उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े ने एक बार फिर उन्हें बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी जांच हो मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूं। तो सर कंप्लेन तो देंगे आप? देखेंगे। तो ये समीर वानखेड़े जी हैं जो स्पेशल एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं दिल्ली आने के बाद। तो आ जाओ वहाँ पर। उनका कहना है कि काफी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि इनकी फैमिली को किया जा रहा है और एप्लीकेशन इन्होंने आज कोर्ट में दी है। हालांकि ये बताने से मना किया और फिलहाल ये यहाँ से नहीं मैंने आपको क्या बोलते हैं घर जाएंगे। कल इनका एक इंटरव्यू है जो इनकी प्रमोशन को लेके एयर इंडिया उसके बाद ये जो है कंप्लेन तो बनता है उन लोगों के खिलाफ जो आपको हरास कर रहे हैं। आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। सर लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर रुक कर एक मिनट ओके सर, वी विल गिव प्रॉपर आंसर टू एवरीबॉडी। सर क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सर नेक्स्ट क्या है सर आपका? वानखेड़े साहब हमारे क्या पर्सनल Sir, what do you have to say, sir? क्या कहेंगे सर? विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं। लेट मी सर बस एक मिनट एक जवाब दे ले तो समीर वानखेड़े बार बार एक ही दावा कर रहे हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं और वो हर किस्म की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा वो कुछ बोलना नहीं चाहते। दरअसल उनके ऊपर रोज को एक नया विवाद लेकर, एक नया आरोप लेकर नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं वो आ जाते हैं। असल में आज मुंबई से दिल्ली तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कई तरह के इल्जाम लगे। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच भी शुरू हो गई है, इसीलिए अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन समीर वानखेड़े ने कहा कि वो किसी दूसरे काम से आए हैं। असल में आरोप यह लगा था कि शाहरुख खान के बेटे को छोड़ने के लिए समीर वानखेड़े की तरफ से 25 करोड़ रुपए की डिमांड हुई। यह पैसा वानखेड़े की तरफ से किरण गोसावी ने मांगा और इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। यह आरोप उस शख्स ने लगाया जो आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी का गवाह था, उसका मेन विटनेस था। प्रभाकर साइल नाम के इस शख्स ने इल्जाम लगाया कि अगर आर्यन खान 25 करोड़ दे देता तो उसे छोड़ दिया जाता। प्रभाकर साइल उस किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है जो क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की मदद कर रहा था। प्रभाकर साइल का दावा है कि सारा मामला पैसों से जुड़ा है। आर्यन खान को ड्रग्स केस से रिलीज करने के बदले मोटी रकम मांगी गई थी, 25 करोड़ की डिमांड की गई थी। मामला 18 करोड़ में फाइनल हो गया था और इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने थे। प्रभाकर साइल ने अपने हलफनामे में कहा है कि क्रूज रेड के बाद जो कुछ हुआ वो सब उसने देखा, वो वहां खुद मौजूद था। प्रभाकर साइल ने कहा कि उसने किरण गोसावी और सैम डिसूजा नाम के एक शख्स को एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते हुए देखा। प्रभाकर ने यह भी कहा था कि डील फाइनल होने के बाद किरण गोसावी और सैम डिसूजा दोनों मुंबई के लोअर परेल इलाके में गए। वहां पर वो शाहरुख खान की मैनेजर से मिले, जहां से कुछ पैसे किरण गोसावी ने रिसीव भी किए। प्रभाकर ने यह भी कहा कि एनसीबी ने ब्लैंक पेपर पर उसके दस्तखत लिए थे और इसी पेपर को बाद में विटनेस का बयान बताकर सामने रख दिया गया। इसी को लेकर आज प्रभाकर साइल ने मुंबई के जॉइंट कमिश्नर से मुलाकात की, मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। इसके बाद इंडिया टीवी से पूरे मामले पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो ये तस्वीर है, तो आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी से आर्यन खान को वो गाड़ी जो वो अपने साथ केपी गोसावी हायर करके लाए थे उसी गाड़ी में उन्हें लेकर गए। हाँ, उसी गाड़ी में उनको लेकर गए बिठा के, और बाकी के जो आरोपी थे उनको मतलब उनकी गाड़ियाँ आती है बुलान, तो उसमें उनको बिठा के एनसीबी ऑफिस लाया गया। उसके बाद 1:45 के बीच में मुझे कॉल है, प्रभाकर ऊपर आ जा करके एनसीबी ऑफिस में। बोला ठीक है, तेरे को पंचनामा है ना उस पर साइन करना है। मैं ऊपर गया तो वहाँ पर
सालेकर करके एक एनसीबी ऑफिसर है, उन्होंने मेरे हाथ में पेपर थमा दिए, बोलते साइन कर इसमें। बोला सर ये सब ब्लैंक है। वहाँ से सीधा समीर वानखेड़े जी बाहर आ गए कैबिन से, ये साइन कर रहे काय होत ना त्याला, ये भी बोल रहे साइन कर, वो भी बोल रहे साइन कर। यहाँ से किरण गोसावी ने भी बोल दिया साइन कर काय ना होत। तो मैंने बोला ठीक है साइन कर दिया। अराउंड 9 से 10 पेपर पे उन्होंने मेरा साइन लिया, टोटली ब्लैंक थे। मैं बोला अभी यहाँ पर तो कुछ मतलब अलग ही दिख रहा है। उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा। मैं बोला सर आप एक काम करो, आपका है ना नंबर दे दो, मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड अभी है नहीं, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको देता हूँ, फटक से व्हाट्सअप करता हूँ। उनका मैंने नंबर लिया, नंबर सेव किया और उनको व्हाट्सअप कर दिया। उसके बाद 2:30-3 के करीब मतलब मैं तो नीचे ही उतर गया था। 2:30-3 के करीब मतलब किरण गोसावी सर नीचे आए, गाड़ी में बैठे। मतलब गाड़ी तो सामने ही खड़ी, आप आ जाओ। गाड़ी में बैठे, वहाँ से हम लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई उन्होंने किसी को कॉल किया, श्याम भाई आप किधर हो, ऐसे ऐसे लोकेशन में हो। वो लोकेशन उन्होंने मतलब एनसीबी ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पे एक लेफ्ट है, वहाँ पर कॉर्नर पे उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। फिर पीछे से इनोवा क्रिस्टा में वो श्याम आए, जो आप अभी थोड़ी देर पहले आपने जिसने जिक्र किया था ना, अगर वो अंदर है तो बाहर कैसे आ गए, बराबर ना। तो इनोवा क्रिस्टा में आ गए वाइट रंग की, उसमें से वो बाहर निकले। वो दोनों ने कुछ मीटिंग किया 5 मिनट में। 2:30 से 3 बजे की में सेम स्पॉट पे उनका मीटिंग हुआ। अच्छा। हाँ, फिर अराउंड 4-4:30 के करीब हम लोग लोअर परेल के लिए वहाँ पर मतलब लोअर परेल के लिए निकल गए थे। 4:30 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे और ये पीछे भी आ रहा था। तो उस दौरान जब ये हम लोग लोअर परेल के लिए निकल गए थे, इन्होंने सीधा बोला था, मतलब सैम को कॉल किया, सैम एक काम कर 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में है ना अपने को फाइनल करना है, क्योंकि 8 उसमें से समीर वानखेड़े जी को देना है, बाकी 10 हम लोग बांट लेंगे। ये सारी उधर मतलब फ़ोन पे बातें हुई। उसके बाद मैंने देखा हमारे पीछे इनोवा क्रिस्टा जो सैम सर की थी, वो तुरंत 5 मिनट में एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आ गई। मैंने जाके देखा तो ये कुछ जाना पहचान चेहरा लग रहा था मुझे। देखा तो ये पूजा ददलानी है। फिर उनके बीच 15 से 20 मिनट कुछ मीटिंग हुई। वहाँ से हम लोग निकले, फिर मंत्रालय के सामने वाले लेन पे हम लोग जाके वहाँ पर रुके थे। कुछ 5:30 बज रहे थे। वापस सैम का कॉल आ गया किरण सर को, मतलब किरण गोसावी को, केपी एक काम कर, और वो पूजा फ़ोन नहीं उठा रही है, क्या करने का। तो इन्होंने बोला चल छोड़ जान दे, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। फिर हम लोग वासी निकल गए, जो हम लोग ने नया रेंट पे इन्होंने रूम लिया था। वासी गए, मैं फटाफट फ्रेश वगैरह हो गया। इन्होंने आधे घंटे में मुझे कॉल किया, हो गया क्या तू फ्रेश, अर्जेंट जाना है तेरे को। बोला हाँ हो गया सर, बोलो। तुरंत निकल, ड्राइवर को लेके तेरे को महालक्ष्मी जाना है। बोला ठीक है निकलता हूँ सर। वहाँ से तू पहला निकल, मैं तेरे को आगे की बात सब बताता हूँ फ़ोन पे। फिर उन्होंने मुझे कंटिन्यू कॉल करना चालू किया। बोला वहाँ से तेरे को 50 लाख रुपीज़ कलेक्ट करना है और सीधा निकल के इधर आना है। फिर जैसे हम लोग वर्ली नाका क्रॉस किए, मुझे उनका कॉल आ गया, ताड़देव रोड पे इंडियाना होटल है, वहाँ पर जा, एक वाइट कलर की गाड़ी है। तो जैसे ही मैंने देखा एक वाइट कलर की गाड़ी थी, लेकिन वो उसका मॉडल मैंने ध्यान में नहीं दिया, लेकिन नंबर मैंने नोट कर लिया था, 5102 कुछ ऐसा नंबर था उसका। मैं गया, उतरा, मुझे सिर्फ इतने निर्देश दिए थे, वो उठाना है तेरे को जो भी है, मतलब 50 लाख, वहाँ पर रुकना नहीं है ज़्यादा देर, सीधा गाड़ी में बैठ के निकल आना है। मैंने देखा वो जैसे मैं नीचे उतरा, कपड़े की 2 पॉलीथीन थी, वो मेरे हाथ में दिया उन्होंने। 2 लड़के लोग थे, मैं सीधा गाड़ी में बैठ गया, वाशी के लिए रवाना हो गया। जैसे ही मैं वाशी आया, अराउंड 11:15 कुछ बज रहे थे, मैंने देखा ये और उनकी वाइफ पूरा बैग पैकिंग करके रेडी थे। बोला हम लोग जा रहे हैं, मैं तू इधर ही रुक, किधर जाने नहीं मैं तेरे को कॉल करता हूँ। बोला ठीक है। मैं घर पे ही रुका था। फिर 4:30 के करीब मुझे कॉल आया, 4:30 5:45 के करीब, किधर है। बोला घर पे ही हो, किधर जाएगा, एक काम कर वाशी ब्रिज आ जाओ। लगा
तुरंत 2 मिनट में फ़ोन आया, वाशी के इनॉर्बिट मॉल के इधर आ। मैं गया वहाँ पर, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ इनोवा में से आए, मेरे को अंदर ही बिठाया, ये पैसा ले जाके सैम सर को रिटर्न कर। मैं गया वहाँ से ओला बुक करके मैंने जैसे ही मैं वहाँ पर गया, मुझे ट्राइडेंट का लोकेशन बोला, वहाँ पर आ जाओ करके। तो ट्राइडेंट की जो बीच वाली लेन है चर्च गेट में, नरीमन पॉइंट में, वहाँ पर मैं पहुँचा। सैम सर की गाड़ी आ गई, उनके गाड़ी में मैं बैठ गया, उनको दिया, उन्होंने बोला रुको मुझे कैश गिनना है। तो जब भी उन्होंने कैश गिना वो टोटल 38 लाख ही निकला। तो मेरे को बोला प्रभाकर 12 किधर है? एक काम करो सर, वो केपी सर को, मतलब किरण गोसावी सर को पूछो आप, वो सब आपको बताएंगे, मैं आपको इधर ही रुकता हूँ। उन्होंने कॉल किया तो लाइटली ऐसा जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ बाहर भी ब्लिंक होता है। तो उन्होंने बोला अरे केपी इसमें 12 कम है। उन्होंने बोला कि रुक जा 2 दिन में मैं करवाता हूँ। तो बोला ठीक है। मैं वहाँ से फिर निकला और सीधा वाशी आ गया। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है। इसमें कुछ चीज़ें जो है सवाल को लेकर, जैसे आपने बताया कि आप अंदर गए थे, ब्लैंक पेपर साइन कर रहे थे, उस दौरान अंदर क्या हो रहा था? क्योंकि आपने एक वीडियो भी शूट किया था जिसमें आर्यन खान से गोसावी जो है वो कुछ बात करा रहे किसी से, वो क्या सीक्वेंस था? अंदर आपने क्या क्या देखा ये बताइए। अंदर मैंने ये देखा कि आर्यन खान चेयर पे बैठे, बाकी के जो आरोपी थे वो अलग साइड में उनको बिठाया गया था, आर्यन खान को अलग से बिठाया गया था। बस इतना ही मैंने देखा। तो तभी मेरा दिमाग चलाया और वो वीडियो शूट पहले कर लिया। हाँ। तो क्या आपने आपके जो जैसे किरण गोस्वामी तो आपके बॉस थे, वो तो थे ही वहाँ पे, लेकिन इसके अलावा उस कमरे में कोई ऐसे मौजूद थे जिनके साथ आपके बॉस, आपने उनको पहले भी देखा हो, किरण गोस्वामी के साथ कभी आए थे? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी ये आर्यन खान जो है ये सेलिब्रिटी के लड़के हैं। आज आपको एक बात पता रहेगी कि 100% में 99% आज के तारीख में लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो कौन किसका लड़का है, कौन किसका बॉडीगार्ड है, ये ऑब्वियसली आज के 14-15 साल के लड़के लोग को भी पता रहता है। तो उस वजह से मैंने वो आर्यन खान जी को पहचाना था। क्या बातचीत हो रही थी? कुछ सुन पाए थे आप या कोई डराया धमकाने की कोशिश की? जब भी मैंने देखा कि कुछ ऐसा, मतलब वो फोन के ऊपर उनको कुछ ये कर रहे हैं, मैंने मेरा मोबाइल निकाला, वीडियो ऑन किया और मेरा सफारी जो पहना रहता है उस पर मैंने अटका दिया और वो कुछ 15-20 सेकंड का ही वीडियो है, वो शूट हो गया उसमें उतने। और आपने एक और बड़ा आरोप लगाया कि आपके साथ आपके ब्लैंक पेपर साइन सिग्नेचर कराए गए, तो क्या उसके बाद आपने पूछा नहीं कि आप क्यों सिग्नेचर करा रहे, क्या सिग्नेचर करा रहे, क्या? देखो, इसका मैंने पहले भी खुलासा किया है कि सर ये सब ब्लैंक पेपर है। वो सालेकर जी उनका नाम है, समीर सालेकर। ये मैंने सब ऑलरेडी कल जो मैंने वीडियो डिक्लेयर किया था उसमें भी बताया था, और यही स्टेटमेंट है कि वहाँ से भी समीर वानखेड़ी जी बाहर आ गए थे, साइन कर कुछ नहीं है करके। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और मैंने व्हाट्सअप क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगा, इसके लिए मैंने उनका नंबर, ऐसा कोई नंबर देगा क्या तुम मुझे व्हाट्सअप कर? उनके पास जेरोक्स मशीन अवेलेबल है, अगर मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड है तो मैं दे सकता था, तो मैंने व्हाट्सअप क्यों किया? ये भी सोचने वाली बात है सर। तो मतलब आपको भी डाउट हो गया था कि शायद कुछ गड़बड़, आप ये कह रहे हैं? जी, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने जो कैश की बात की, कैश को लेकर मैं जानना चाहूँगा, क्या जब आप आपको कैश कलेक्ट करने के लिए कहा गया तो आपके मन में सवाल नहीं आया कि आप जा रहे हो, पैसा सही है गलत है? देखो, मैंने इससे पहले भी बहुत जगह पे काम कर चुका हूँ। मेरा जो पर्सनल बॉडीगार्ड का, मैं किसी एजेंसी के थ्रू आज तक मैंने कभी काम नहीं किया। जहाँ पर भी काम किया मैं पर्सनल, एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड ही मैं हूँ। जो मेरा बॉस कहता है वो मुझे फॉलो करना है। लेकिन इससे से इतना बड़ी रकम लेके जा रहे हैं तो आपके मन में ख्याल नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हुए जहाँ पर एक बड़ी शख्सियत के परिवार से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया जाता है, और आप कहते हैं, आप सुन भी रहे कि आप जैसा दावा कर रहे हैं, तो आपके मन में डाउट नहीं आया? डाउट इसमें क्या करना है? मैंने इसके लिए एविडेंस अभी तक रखे थे ना, क्योंकि मेरे कुछ ड्यूज बाकी थे उनके पास। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, वही बेहतर रहेगा। एक इसके अलावा एक आपने एक महिला का जिक्र किया, आपने उनको गाड़ी में देखा, तो उनको आप कैसे पहचानते हैं? क्योंकि सर इसका भी सवाल का जवाब अभी 2 मिनट पहले दिया था। 100 में से 98% लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, बराबर? हाँ या ना? सिर्फ मैं आपसे कुछ पूछना सही है ना? तो आज की तारीख में कौन किसको नहीं पहचानता है? अगर हम लोग सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते हैं तो हर किसी को पता चलता है कि
आज सलमान खान का बॉडीगार्ड का नाम क्या आपको तो पता है, बराबर। संजय दत्त को क्या बुलाते, बाबा ही बुलाते ना, ये भी आपको पता रहेगा। तो यही आप वापस वही सवाल कर रहे हैं। बाकी जो भी सवाल है मैं आराम से आपको सब सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बहुत अभी थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना। क्यों आप काफी दिनों बाद सामने आए थे, तो उस पूरे प्रक्रिया इतने दिनों तक आप कहाँ थे? ये क्यों मैंने इतना सब रिटर्न में मैंने सब स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने सब रिटर्न में लिख के दिया हुआ है एडवोकेट के पास, और वो सब उनको ही मालूम है। अभी आप चाहिए तो उनसे आप बात कर सकते हैं। प्रभाकर साहिल ये वो शख्स है जो आर्यन खान के केस में गवाह है, लेकिन अब प्रभाकर कह रहा है कि उससे सिर्फ कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए थे। वो किरण गोसावी के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करता है। मैं आपको फिर बता दूं कि किरण गोसावी वो शख्स है जिसकी फोटो आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। बाद में एनसीबी ने बताया था कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है, और इसी की टिप के बाद एनसीबी ने क्रूज पर रेड की थी, लेकिन बाद में किरण गोसावी फरार हो गया था। मुंबई पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है, लेकिन अब किरण गोसावी का बॉडीगार्ड कहता है कि 22 दिन पहले एनसीबी के सामने जो गवाही दी थी वो सही नहीं थी। किरण गोसावी तो समीर वानखेड़े के लिए 25 करोड़ मांग रहा था। हालांकि इस सबके बीच आज किरण गोसावी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो एनसीबी की कस्टडी में मौजूद आर्यन खान की किसी से फोन पर बात करवा रहा है। बातचीत स्पीकर पर हो रही है। हमारे मुंबई ब्यूरो के चीफ जयप्रकाश सिंह ने आज किरण गोसावी को ट्रेस किया, फोन पर बात की। गोसावी ने कहा कि उनके बॉडीगार्ड को मैनिपुलेट किया गया है, उसके पीछे किसी और का दिमाग है, किसी तरह से कोई पैसे की मांग नहीं की गई। समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है, वो एक ईमानदार अफसर है। और जहां तक आर्यन खान के फोन पर बातचीत का सवाल है, तो इस पर किरण गोसावी ने कहा कि वो किसी सैम नाम के शख्स से आर्यन की बात करवा रहा था। उसने इस मामले में न तो कभी शाहरुख खान की मैनेजर से कोई बात की, ना ही किसी तरह के पैसे लिए। किरण गोसावी ने यह भी कहा कि वो समीर वानखेड़े से इसी केस में पहली बार मिला। खान के साथ फोटो खिंचवाई थी। अच्छा, आप ये बताएं कि आर्यन खान के साथ उस दिन जो ब्लैक ट्रैक में बंदा बैठा था वो कौन था बगल में आपके? नहीं, मैं नहीं जानता उसको, वो पहले से बैठा था वहाँ पे। अच्छा, वो पहले से बैठा था। और जो आप फोन पे बात करा रहे थे आर्यन खान की, वो किससे बात करा रहे थे? वो सैम से ही बात हो रही थी, क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि बात कराओ करके, मेरे को घर पे बात करनी है। अच्छा। मैं बोला भाई मैं मेरे फोन से मैं बात नहीं करवा सकता तुम्हारी, सर से बात करता हूँ। तो सर ने बोला कोई किसी को कॉल मत करना। तो तभी मुझे सैम का फोन आया था। तो सैम ने बोला कि क्या मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोला नहीं, प्रोसेस चालू है। तो आर्यन मेरे पीछे पड़ा था, मेरे घर पे एक बार फोन करके बता दो करके, सिर्फ कोई आ जाएगा मेरे घर से। वो बात हो रही थी। तो घर पे आखिर में उसकी बात हो पाई थी शाहरुख खान से या गौरी खान से? नहीं, बात नहीं हो पाई थी। नहीं। आर्यन बहुत परेशान था उस दिन, रो रहा था, उसने अपना गुनाह आपके सामने कबूल किया था? नहीं था, वो चिल आउट कर रहा था वहाँ पे, वो परेशान नहीं था। अच्छा। इवन तो उसको बिरयानी सब मंगाया था, उसको हम लोग साथ में मतलब खाए हैं। उनको अंदर खाना दिया था, हम लोग ने बाहर खाना खाया। तो उसी के बाद में वो पंचनामे पे कुछ पंचनामे बाकी थे, उस पर साइन करके फिर मैं निकला हूँ। प्रभाकर अचानक 22 दिन के बाद कैसे ये एफिडेविट बनाता है? एफिडेविट बनाकर आ रहा है, क्योंकि ये सारी स्टोरी है ना, अभी डिपार्टमेंट ही खोलेगी इसकी गुत्थी क्या है क्या नहीं। ये 4-8 दिन में क्या क्या हुआ है, कहाँ पे गया है, वो किन किन से मिला है, किन क्या क्या बातें की है, उसी पे तो पूरा स्टोरी उसने बना के सामने मीडिया के सामने पेश किया है। कोई इसके पीछे ब्रेन है या वो खुद कर रहे हैं, या क्या आपका आरोप क्या? नहीं, उसके पास तो खुद का, उसका शरीर इतना बड़ा, बाकी दिमाग का उसको कोई है नहीं, उसको दिमाग लेके उसने सब किया। अच्छा, किसी और का दिमाग है जी। अच्छा, 2 अक्टूबर को आप पूजा डडलानी से मिले थे क्या? नहीं। पूजा डडलानी की मर्सिडीज में बैठे थे क्या आप? नहीं। अच्छा, एक आप ये बात बता दें कि सैम को 50 लाख रुपए इंडियाना बैंक के सामने दिलवाए थे क्या, होटल के सामने? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है सर। ये सारी बातें अगर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेंगे ऑफिसर। जिस वीडियो को लेकर किरण गोसावी सफाई दे रहा था, असल में यह वीडियो आज शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने शेयर किया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जो शख्स किरण गोसावी के साथ ब्लैक ट्रैक सूट में दिख रहा है, उसका नाम सैम डिसूजा है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खिलाड़ी है और एनसीबी दफ्तर में उसका होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। संजय राउत ने कहा कि अब काफी चीजें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मुंबई पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये जो मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति बाजू में बैठी है ब्लैक कपड़ों में, सैम डिसूजा,
वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश का। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, IAS, IPS, NCB, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में ये बात कही जाती है। वो वहाँ बैठा है अंदर, क्यों बैठा है? तो ये बहुत बड़ा खेल है और अब खेल शुरू हुआ है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो देशभक्ति के आड़ में इस प्रकार से घिनौने काम करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं, पैसा एक्सट्रॉशन करते हैं, विदेश भेजते हैं और अपने आप को साफ और देशभक्ति के नारे लगाकर, या और उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ, ये तो सबसे बड़े देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों को जो काम चल रहा है ना, उनके बारे में भजन करने वाली है। तो अब बहुत सी बातें सामने आएगी। अब तक नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊं। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है। एनसीपी के नवाब मलिक एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। संजय राउत कहते हैं कि खेल बड़ा है, पुलिस की जांच करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के गृहमंत्री सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जहां तक गवाह को सिक्योरिटी देने की बात है तो यह काम मुंबई पुलिस ने कर दिया है और आगे की कार्रवाई को लेकर नवाब मलिक से बात करेंगे। कोई भी आदमी या व्यक्ति कोई पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट देता है तो एफआईआर जरूर दर्ज होती है जी। तो इसके बारे में उन्होंने अगर कंप्लेंट दिया होगा तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। अभी वो सहार पुलिस स्टेशन गए थे, अभी उधर क्या हो गया उसके बारे में मैं अभी इंफॉर्मेशन ले लूँगा। उन्होंने जो सिक्योरिटी की डिमांड की थी उसके बारे में उनको कल से सिक्योरिटी दी गई है और हम इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ती के संरक्षण के लिए काम करेंगे। पण एनसीपी ज्या पद्धतीने कारवाया करते मुंबईमध्ये आणि विशेषतः बॉलिवूडमध्ये, त्यांच्या पूर्ण कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं। नवाब मलिक यांचं म्हणणं आहे ते गृहमंत्र्यांना भेटणारे एसआयटीची जी आहे नेमणूक करावी, याबाबत आपण एसआयटी नेमणार का? नाही, अजून नवाब मलिकांची माझी भेट झालेली नाही। ते निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये आहेत। त्यांची भेट झाल्यानंतर त्यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घेऊन मग पुढील जी योग्य जी कारवाई असेल ती योग्य ती कारवाई आम्ही करू। कुछ इल्जाम प्रभाकर साइल नाम के गवाह ने लगाए और कुछ इल्जाम महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने लगाए और इन सब आरोपों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग हो रही है। प्रभाकर साइल ने तो आर्यन खान के केस से जुड़े इल्जाम लगाए हैं, लेकिन नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर पर्सनल अटैक किए हैं, फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। आज नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक डॉक्यूमेंट जारी किया, दावा किया कि यह समीर वानखेड़े का असली जन्म प्रमाण पत्र है, उनका असली बर्थ सर्टिफिकेट है। नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है, इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता के नाम के सामने दाऊद वानखेड़े लिखा है। लेकिन रिजर्वेशन हासिल करने के लिए धर्मांतरण किया गया, मुसलमान से दलित हिंदू फैमिली में कन्वर्ट हुए और फिर इसी आधार पर उन्होंने आरक्षण के जरिए IRS की नौकरी हासिल की, अफसर बने। मैं आपको फिर बता दूं कि ये सारे सनसनीखेज इल्जाम महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े की पत्नी का भी नाम लिया, कहा कि समीर वानखेड़े ने पत्नी के नाम पर ऑफिस खुलवाया और हवाला का पैसा पत्नी की कंपनी में लगाया। इन इल्जामों को लेकर समीर वानखेड़े ने क्या कहा, उनकी पत्नी ने इंडिया टीवी पर क्या कहा, समीर वानखेड़े के पिता और फैमिली मेंबर्स ने क्या सफाई दी, ये आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले नवाब मलिक के इल्जाम सुनिए। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया, उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे IRS के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। फर्जी केसेस बनाना, लोगों से बड़े पैमाने पे पैसा वसूल करना, वो पैसा बिल्डरों के पास पार्क कर देना। कुछ बिल्डर इनकी नई पत्नी के
कंपनी में पैसा डालते हैं, हवाले से पैसा भेजा जाता है। एक काला अध्याय जो शुरू हुआ था, हमने पहले कहा था, इनका काला अध्याय यहीं से शुरू हुआ है। और जो व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेता है, वो अपराइट ऑफिसर का दावा करता है। ये बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए, लोगों को डराया, पैसे वसूल किया। और हमारी लड़ाई कोई एनसीबी से नहीं, एक व्यक्ति जो सरकारी नौकर रह के दहशत पैदा करे, वसूली करे, गलत मुकदमे दर्ज कराए, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नवाब मलिक ने जो सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन में रखा, उसे लेकर उनका पहला इल्जाम है कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम है दाऊद वानखेड़े और नौकरी पाने के लिए उन्होंने मुस्लिम से हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के सारे आरोपों को फर्जी बताया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि उनके पास एक नहीं दर्जनों सर्टिफिकेट हैं, सरकारी रिकॉर्ड है, जो चाहे देख ले, सच पता चल जाएगा। ज्ञानदेव वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार के आबकारी विभाग में तैनात थे। 2007 में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। ज्ञानदेव वानखेड़े ने आज एक एक दस्तावेज दिखाया, कहा कि वो जन्म से हिंदू हैं। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र पर हर जगह हिंदू लिखा है। लेकिन यह सही है कि उनकी वाइफ यानी कि समीर वानखेड़े की मां वो मुस्लिम थी। राजीव सिंह ने पूछा कि अगर सब बातें सही हैं तो फिर नवाब मलिक के पास जो सर्टिफिकेट है उसे लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि उस पर ज्ञानदेव वानखेड़े की जगह दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसे लेकर समीर वानखेड़े के पिता ने कहा कि इसका जवाब तो नवाब मलिक ही दे सकते हैं। नवाब मलिक ताकतवर मंत्री हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े से पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहते हैं, अपने दामाद की गिरफ्तारी का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा नाम दाऊद नहीं है, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे सर्टिफिकेट्स है। मैं एक एक आपको दिखाऊंगा। ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नागपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरा सर्टिफिकेट मेरे पोता, जो मेरे बेटी की पहली शादी हुई थी डॉक्टर शबाना कुरैशी से, उससे 12 साल का बेटा है, उसका नाम अथीर है। और उस बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम वानखेड़े समीर ज्ञानदेव लिखा है, क्लियरली लिखा है। उस टाइम में कोई बोला नहीं। अभी कहाँ से कुछ आए समझ में नहीं आता। अभी दूसरा भी आपको और इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मेरा गवर्नमेंट का सब मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से है। और मेरा राशन कार्ड, ये मेरा राशन कार्ड है। इधर समीर ज्ञानदेव, ये वानखेड़े, समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, ये राशन कार्ड है मेरा पहला बनाया हुआ। ये मेरा आधार पैन कार्ड है, ज्ञानदेव वानखेड़े। ये मेरा ये मैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटी भरता हूँ, ज्ञानदेव वानखेड़े। सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो रहा है, तो वहां से तो कौन दे सकता है? एक तो इसका फर्जीवाड़ा किधर से निकाल सकता है? इसके लंबे लंबे हाथ है, लंबे लंबे पैर है, 10-10 मुंह है, कुछ भी पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। और ये हकीकत है। मेरे बेटे की दूसरी शादी है, पहले शादी हुई थी डॉक्टर शबाना कुरैशी से, उससे बच्चा है, उसका नाम अथीर वानखेड़े है, जिसका सर्टिफिकेट आपने हमें दिखा। जी जी जी। तो और क्या चाहिए उसको ही पूछो नवाब मलिक को, और क्या चाहिए तेरे को प्रूफ? ये फर्जीवाड़ा नहीं है, असली वाड़ा है बोलना सब। चूंकि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली को इस विवाद में घसीट लिया है, तो जवाब देने के लिए समीर वानखेड़े का पूरा परिवार अब सामने आ गया। दशकों पुराने दस्तावेज और एफिडेविट सामने लाए जा रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े परिवार ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए हिंदू धर्म अपनाया। लेकिन समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने आज अपनी शादी का एफिडेविट दिखा दिया। ज्ञानदेव वानखेड़े ने मुस्लिम महिला से शादी की थी। आज उन्होंने हमारे संवाददाता राजीव सिंह को वो एफिडेविट दिखाया जिसमें उनकी वाइफ जाहिदा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी को लेकर एफिडेविट दिया था। आपकी मिसेज ने एक एफिडेविट बनाया था, वो एफिडेविट की कॉपी दिखाएंगे कि उस एफिडेविट में क्या कुछ लिखा गया? ये एफिडेविट मेरे मिसेस ने, ये एफिडेविट है मेरे मिसेस का। मिसेस आप पढ़ सकते हो उसको, मिसेस जाहिदा ज्ञानदेव वानखेड़े, ये भी लिखा है क्लियरली।
किस चीज का एफिडेविट? ये एफिडेविट है कि मेरा शादी हुआ, मैं मुस्लिम थी, ये लिखा है पूरा क्लियरली, आप उसका शॉट ले सकते। क्लियरली लिखा है कि मैं मुस्लिम थी और मैंने हिंदू धर्म के रिवाज से शादी किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके बेटे का जो एक सर्टिफिकेट वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट है और उसमें दाऊद करके आपका नाम जो बताया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो दिखाया गया वो गलत है। ये गलत है कि वो उसने फर्जीवाड़ा किया होगा। अभी उसके तो बहुत लंबे लंबे हाथ है रावण जैसे, वो कुछ भी कर सकता है। उसके 10 मुंह है, 10 हाथ है रावण जैसा, उसको ही फर्जीवाड़ा लगता है। 15 साल से, मुझे कोई 60 साल हो गया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगा मेरे डिपार्टमेंट को। 35 साल में डिपार्टमेंट कोई फर्जीवाड़ा किधर दाऊद नहीं आया। मेरा बेटा 15 साल से ये डिपार्टमेंट में कभी आईबी में था, कभी अभी अलग अलग पोस्ट डेपुटेशन पे जाता है, कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये इसको उसके दामाद को पकड़ा, वो हलचल चालू हो गई इसकी फर्जीवाड़ा। ये तो मैं फर्जीवाड़ा पहली बार उसके मुँह से नाम से सुन रहा हूँ, तो मेरे मुंह में भी फर्जीवाड़ा बैठ गया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े की वाइफ क्रांति रेडकर के बिजनेस की बात की। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने हवाला के पैसे को एक्सटॉर्शन और वसूली की रकम को अपनी पत्नी की कंपनी में लगाया। इसी बीच नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से एक खबर को रीट्वीट किया। इसमें समीर वानखेड़े की पहली पत्नी की तस्वीर थी और उनका तथाकथित जन्म प्रमाण पत्र था। इन सारी बातों को लेकर आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर भी सामने आई। उन्होंने पहले एक ट्वीट किया। क्रांति ने लिखा कि समीर और वो जन्म से ही हिंदू हैं, हमने कभी धर्मांतरण नहीं किया। समीर के पिता भी हिंदू हैं, उन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी और जहां तक समीर की पहली शादी का सवाल है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी और फिर उनका डिवोर्स हो गया। क्रांति रेडकर वानखेड़े ने कहा कि उनके पति पर लगाए जा रहे सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। समीर एक ईमानदार अफसर है, वो तो ड्रग्स की दलदल को सिस्टम से साफ करना चाहते हैं। ये एक नेक काम है और जहां तक करप्शन की बात है तो जहां तक पैसों की बात है तो हमारे अकाउंट्स कोई भी चेक कर सकता है। ना तो हमारे पास बंगले हैं, ना करोड़ों का बैंक बैलेंस है, जो कुछ है वो ईमानदारी का पैसा है। थोड़ी देर पहले मैंने समीर वानखेड़े की पत्नी से बात की थी, इस बातचीत का कुछ हिस्सा आपको सुनाता हूं। क्रांति जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक साहब वो लगातार हमला कर रहे हैं आपके पति पर, समीर वानखेड़े पर, और उन्होंने अब आज ये इल्जाम लगाया है कि समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा करके एक जाली डॉक्यूमेंट के बिना पर नौकरी हासिल की और दरअसल वो उनका धर्म इस्लाम है, वो मुसलमान है। हाँ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा उनके काम को लेकर और उनकी जो भी जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यहाँ पर जो सच है सिर्फ उतना कहती हूँ। समीर जी इज बॉर्न टू हिंदू फादर, जैसे मैंने ट्वीट में भी डाला था। उनकी माताजी जरूर मुस्लिम थे, जो अभी गुजर चुके हैं, और मैं भी हिंदू हूँ। तो वो हमारे ऑफ कोर्स समीर जी की ये सेकंड मैरिज है और फर्स्ट मैरिज जो थी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई थी, और सेकंड मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हुई है। और वो डिवोर्स हुआ था 2016 में और 2017 में हमारी शादी हुई। आई थिंक इससे ज्यादा इसके ऊपर और मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती। और या दैट्स अबाउट इट। आप ठीक कह रही हैं कि आपके परिवार का मामला है और इसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन दरअसल वो दो चीजें उन्होंने शेयर की आज। एक तो उन्होंने शायद बर्थ सर्टिफिकेट है समीर वानखेड़े जी का, जिसमें उनके पिता का नाम लिखा हुआ है दाऊद के वानखेड़े, और दूसरा उन्होंने जैसा अभी आपने बताया एक तस्वीर शेयर की उनकी फर्स्ट मैरिज की, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि देखिए पिता के नाम में भी मुसलमान नाम है और शादी भी उनकी मुस्लिम से हुई थी। साबित वो ये करना चाहते हैं कि उन्होंने फ्रॉड किया। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जितना मैं उस आदमी को जानती हूँ वो एकदम ही सच्चा आदमी है, अपने उसूलों से चलने वाला आदमी है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर आज समीर वानखेड़े की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी हुई। समीर वानखेड़े ने लिखा है कि जिस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर फोटोज और डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जा रहे हैं, यह अपमानजनक है। ये उनके परिवार की प्राइवेसी पर हमला है। परिवार को, मां को, पिता, वाइफ को बदनाम करने की कोशिश है। समीर वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक बेवजह झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब एनसीबी इन सारी बातों को लेकर, इन खुलासों को लेकर एक्शन में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम कल मुंबई जाएगी।
3 सदस्यों की टीम हर पहलू से मामले की जांच करेगी, फिर चाहे करप्शन की बात हो या फिर नवाब मलिक के इल्जामों की। आज इंडिया टीवी के संवाददाता अतुल भाटिया ने समीर वानखेड़े को लेकर, आर्यन ड्रग्स केस को लेकर, केस के गवाहों के बयानों को लेकर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह से बात की। जांच कैसे आगे बढ़ेगी, समीर वानखेड़े पर फिलहाल कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, एनसीबी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सुनिए। सर, जिस तरीके से प्रभाकर शैल जो कि आपका विटनेस था वो अब पलट गया है, वो एनसीबी के ऊपर आरोप लगा रहा है और इसके अलावा समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, किस तरीके की जांच शुरू की गई है और कब तक ये जांच पूरी हो पाएगी? एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के माध्यम से कल सोशल मीडिया पर कुछ तथ्य रखे थे, जिसकी एक रिपोर्ट हमें उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। हमारे महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने उसका संज्ञान लेते हुए एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, जो कि सतर्कता विभाग करेगा। सर, ये जो इंक्वायरी आपने आज शुरू की है, ये इंक्वायरी कब तक जो है वो खत्म हो जाएगी, कब तक ये पूरी जांच रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी? आज इंक्वायरी के आदेश हुए हैं, मुझे लगता है कि आप कुछ समय की मोहलत दें ताकि मैं सारे तथ्यों पे एक बार गौर कर सकूं, और इंक्वायरी मुंबई में जाके अमल में लानी है, तो आज की डेट में कम से कम समय सीमा देना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी हमें अंदाजा लगेगा कि इसमें कितना समय लगेगा। सर, समीर वानखेड़े पे भी लगातार आरोप लग रहे हैं, खुद जो नवाब मलिक हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन वो क्रूज ड्रग्स मामले की कर रहे हैं, क्या अब उनको वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या उनको उनके पद से हटाया जाएगा ताकि जो पूरी जांच है वो तरीके से हो सके? जांच के आदेश अभी हुए हैं, साक्ष्यों के आधार पर और जैसे भी स्थिति बनेगी इस पर निर्णय लिया जाएगा। आज की डेट में यह निर्णय लेना उचित नहीं है। एक लास्ट सवाल सर, जो प्रभाकर शैल है उसके लिए मुंबई पुलिस कह रही है कि उसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, तो आपको लगता है कि क्या ऐसे विटनेस जो बाद में पलट गया कि उससे कई जो है सादे कागजों पे साइन करवाए गए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने स्वतंत्र गवाहों के बारे में आपको विस्तार से मुंबई में बताया था कि जो भी स्वतंत्र गवाह होता है उसकी बैकग्राउंड की जांच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मौके पर कार्रवाई करना, ड्रग पकड़ना, ऑपरेशन को सफल करना महत्वपूर्ण होता है। उस समय जो अवेलेबल गवाह होते हैं स्वतंत्र गवाह के रूप में उनको लेते हैं, उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना इतने कम समय में संभव नहीं है, पर इसके अतिरिक्त और अभी टिप्पणी में नहीं करना चाहूंगा। अब दोनों गवाह संदेह के घेरे में, एक गवाह एनसीबी पर उगाही का इल्जाम लगा रहा है, दूसरा मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये सही है कि नवाब मलिक लगातार इस केस में बयानबाजी कर रहे थे, समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी भी दे रहे थे। यह भी सही है कि नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया था, वो 8 महीने जेल में रहा, इसलिए समीर वानखेड़े और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। नवाब मलिक दामाद को जेल भेजे जाने का बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए ये सब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब सारे आरोपों की जांच हो रही है, हो सकता है समीर वानखेड़े को जांच होने तक इस मामले से दूर रखा जाए, लेकिन इतना तय है कि इससे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कल आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और अब एनसीबी ये कहकर जमानत का विरोध करेगी कि आर्यन को जमानत मिलने से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है, गवाहों पर प्रेशर डाला जा सकता है। इसके लिए गवाह प्रभाकर साहिल के बयान और नवाब मलिक के बयानों का हवाला दिया जाएगा। और अब क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबर जो खेल, खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। T20 वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बुरी हार पर जिस तरह खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया, उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। ट्रोल्स के निशाने पर रहे मोहम्मद शमी। कल के मैच में मोहम्मद शमी सबसे महंगे बॉलर रहे, उन्होंने 3.5 ओवर में 43 रन दिए, इसलिए मोहम्मद शमी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट किए गए। कई कमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपको दिखा भी नहीं सकते। हालांकि इसके बाद बहुत से लोगों ने शमी के समर्थन में भी ट्वीट किए, मुहिम चलाई। कई खिलाड़ियों ने उनके सपोर्ट में ट्वीट किए। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि जब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम सभी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। तेंदुलकर ने लिखा कि शमी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह उनका कल का दिन खराब था और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए मोहम्मद शमी से कहा कि इनके दिल में नफरत भरी है क्योंकि वो प्यार करना नहीं जानते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।